से डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्शन ए के अंदर तो 25 MCQs हैं, ये तो आपको पता ही है, जो कि पास्ट पेपर्स की तैयारी करने से आपके MCQs बड़े अच्छे हो जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है ना वो क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके आपके पास हैं टोटल 4 क्वेश्चंस। मैंने बताया आपको कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं शुरू के, ये होंगे चैप्टर नंबर 2 से या फिर चैप्टर नंबर 3 से, मतलब 2 और 3 दोनों से है। या तो 2 सवाल 2 से होंगे और एक 3 से होगा, या 2 3 से होंगे और एक 2 से होगा। ये जो है वो चैप्टर नंबर 9 से है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से सवाल, और 2 सवाल आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 से। सही। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आ रहा है आपके पास किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है एक पार्ट। दूसरा पार्ट आ रहा है आपके पास dy/dx। तीसरा पार्ट आ रहा है आपके पास लिमिट। चौथा आपके पास आ रहा है dy/dx। और सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन सी में मैंने आपको बताया कि सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, A B C D। एक आ रहा है एक्सरसाइज 6.1 से, एक आ रहा है एक्सरसाइज 6.2 से, एक आ रहा है एक्सरसाइज 6.3 से, और एक आ रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 से। इनमें से कोई 2 सवालात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। सही है। एक आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 2 या 3 से, और एक पार्ट आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 7 या 8 से। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 से, दूसरा पार्ट आ रहा है आपके पास जो पार्ट बी है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक आ रहा है एक्सरसाइज 6.7 से, और एक आ रहा है आपका एक्सरसाइज 6.9 से। अब मेरी बात को गौर से समझे। मैंने जो पैटर्न समझाया था पहले भी, और यही बात समझा रहा हूँ कि आपको सेक्शन बी के अंदर हर पार्ट से 2 सवालात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 2 सवालात करने में कोई मसला नहीं होगा। आपके यहाँ 4 सवालात हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं आसानी से। 2 भी आता है आपको, 3 भी आता है आपको, 9 भी आता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 4 सवालात हैं, 2 आपको करने हैं। कैंपस 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए 8.4 नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक्सरसाइज 7.1 के 2 सवालात कर लें। दोनों 7.1 के है कितने सवालात, 25 सवालात है उनकी तैयारी, 25 भी नहीं है, 24 सवालात है उनकी तैयारी कर लें। पक्की 2 सवालात आपके यहाँ से निकल जाएंगे। कैंपस 3 वाले बच्चे, इनमें से उनके अब खुली चॉइस है, 4 सवालात में से कोई भी 2 सवालात कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी 4 सवाल आते हैं, 2 सवालात करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आसानी से किया जा सकता है, dy/dx आसानी से किया जा सकता है कैंपस 5 वालों के लिए। सही है। लिमिट की भी इनको पहले पढ़ाया गया था, लेकिन क्योंकि भूल गए हैं, तो लिमिट अगर अभी स्किप करते हैं तो फिर भी काम हो सकता है। इसी तरीके से अगर कैंपस 3 वालों की बात करें, क्योंकि कैंपस 3 में डेरिवेटिव्स पहले वो पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ डेरिवेटिव, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वो लोग और लिमिट वाले सवालात कर सकते हैं आराम से। ठीक है। सेक्शन सी पर आ जाएं, तो सेक्शन सी के अंदर आपके 6.1, 6.2, 6.3 और 6.5 4 सवालात आ रहे हैं, 2 करने। बेटा राहिम बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में से 4 में से कोई भी 2 सवालात करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का सवाल कर सकते हैं। dy/dx निकालने वाले सवाल चैप्टर नंबर 4, मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं तो आपका ये सवाल निकल गया पूरा, जिसने चैप्टर 4 पूरा पढ़ा हुआ है। नहीं जाता बेटा, बहुत आसान होता है यार, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या मसला है। सही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल करने पे आपके पास ये निकल जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल और dy/dx। और कैंपस 3 वाले बच्चे, जो बच्चे, कुछ काफियों ने तो 4 पढ़ा हुआ है, जिनने 4 नहीं पढ़ा हुआ, वो फर्स्ट प्रिंसिपल और लिमिट के जरिए भी ये सवाल निकाल सकते हैं अपना पूरा। तो मसला ये है कि आप अभी चाहें ना तो अभी भी आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, अगर आप पैनिक ना क्रिएट करें, अगर आप अपने आप को परेशानी में ना डालें। तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप उनकी तैयारी कर लें बस।
सेक्शन सी में हमसे कहा जा रहा है एनी टू, अटेम्प्ट एनी टू। 6.1, 6.2, 6.3 की अगर आप पक्की तैयारी कर लेते हैं ये 3 एक्सरसाइजेस की, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका हो जाएगा। 6.1, 2, 3 की। रही बात कैंपस 5 की, तो ये वाला पार्ट वो निकाल लेंगे। ठीक है। 7 और 8, 7 आता है, अगर 8 का कोई सवाल आ जाए तो मैं वो आपको भी, कुछ 4-5 सवाल आते हैं वो भी मैं क्या कहते हैं, अगर बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बहुत आसान सवाल आते हैं वो कर लिएगा, वरना क्लास में करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो कैंपस 3 है वो वाले बच्चे तो यार ये भी कर सकते हैं, 6 वाला पूरा काम कर सकते हैं, उनके लिए तो ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज का एक सवाल आ रहा है, और इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो 6.7 का करना है सवाल, या तो 6.9 का सवाल करना है। ठीक है। तो ज्यादा प्रेफर बच्चे यही कर सकते हैं कि ये दो सवालात कर लें अभी के पेपर में, प्रीलियम में अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रीलियम के अंदर आप ये दो सवाल अटेम्प्ट कर लें। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 3 की, और क्या कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, और क्या कहते हैं, मतलब अगर आपका टाइम बहुत कम है और आप नहीं कर पा रहे कुछ, एक्सरसाइज 7.1 और 8.4, अगर आप ये एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आप पूरा पेपर कर लेंगे आसानी से। हाँ समीर बेटा तुम टेंशन नहीं लो, बोर्ड के पेपर से पहले सब कुछ हो जाएगा, गारंटी है, 10 दिन पहले हो जाएगा सब कुछ, ये मेरी गारंटी है। बोर्ड के लिए भी यही है पूरा पैटर्न, जो मैंने पैटर्न समझाया ना, ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये बोर्ड का पैटर्न है इस साल का। अभी आप लोगों का जो प्रीलियम का पेपर बना है उसमें सर अकरम जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे पेपर भेजा था अभी परसों ही, कि आप पेपर चेक कर लें और देख लें कि इसके अंदर क्या गलतियां हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई बोर्ड का जो इस साल का पैटर्न है उसमें ये चीजें एक्सरसाइजेस डिफाइंड है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अजान रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, अभी मैं यही कर सकता हूँ। अबे अबीर बेटा चल निकल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बोर्ड के लिए ये पूरा पैटर्न है, इस साल का पैटर्न है, इस साल का पेपर बहुत आसान है यार, खामा का परेशान हो रहे हो। जो चीजें कराई हुई हैं, उनको पक्का करो पहले यार, खास तौर पे यार कैंपस 5 के बच्चे, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई हुई हैं मुझे पता है वो पक्की नहीं की हुई, मुझे पता है यार, मैं पढ़ाता हूँ रोज आपको, मुझे पता है आप लोगों ने पक्की करी नहीं है वो चीजें। तो जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं उनको तो पक्का करो, उन पे तो सॉलिड मार्क्स लो। एमसीक्यूज पे जा रहे हैं हम। मोहम्मद ताहा बेटा आज मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, सारी भेज दूंगा आज मैं। चैप्टर 6 की मैंने रिकॉर्डिंग सारी अपलोड कर दी है अपने व्हाट्सएप उस पे, यूट्यूब चैनल पे। किसी को चाहिए, किसी ने 6.7 नहीं पढ़ी हुई, किसी ने 6.9 नहीं पढ़ी हुई, जाके पढ़ सकता है। सही है। स्क्रीनशॉट लेना है समीर बेटा, अच्छा ले लो। वही कह रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई 6.7, 6.9, वो मेरे यूट्यूब चैनल से हेल्प ले सकता है अगर वो चाहे, वरना मैं हाजिर हूँ भाई, मैं क्लास में भी आके करा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो बहाने नहीं ढूंढता, वो हमेशा, उसको एक वे चाहिए होता है काम जल्द से जल्द करने के लिए, तो वो उस वे को तलाश करता है। जी बेटा पूरा अपलोड किया हुआ है रबिया बेटा, पूरा अपलोड कर दिया चैप्टर नंबर 6, जाके आप देख लें। अभी के लिए तो पास पेपर्स की तैयारी कर लो बेटा। हाँ मैंने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको सर्च करें बैठ के, मैं उसमें डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ओके शेख मोहम्मद बेटा। हाँ आप एमसीक्यूज पे ही जा रहा हूँ।
चले बेटा एमसीक्यूज पे जा रहे हैं अब हम। एमसीक्यूज करने हैं हमें। तो भाई घबराना नहीं है भाई, जो चीज अच्छी आती है उसको अच्छा करो, उसको पक्का कर लो। बाकी मेरी गारंटी है यार, पेपर से पहले सब हो जाएगा। आपको पता है इस साल कोर्स किस वजह से लेट हुआ? सबसे बड़ी वजह ये थी कि वालदा की तबीयत की वजह से मेरी कोई 40-45 दिन तबीयत, मतलब क्लासेस ऑफ हुई। तो सबसे बड़ा इशू तो ये आया। दूसरा इशू ये आया कि भाई जो ऑनलाइन में पढ़ाया गया था काफ़ी सारी चीज़ें वो दोबारा पढ़ानी पड़ गई क्लास के अंदर। इस वजह से भी डिले हुआ। चले भाई एमसीक्यूज पे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी कर ली है मैंने। अब एमसीक्यूज पे जा रहे हैं हम। कोशिश करूंगा रैंडम सारे एमसीक्यूज कराऊं और ऐसे एमसीक्यूज कराऊं जो आपके कोर्स का हिस्सा है इस साल। चैप्टर 5 भी डाला हुआ है कैसे वाला बेटा? चैनल पे बिल्कुल है, चैप्टर 5 मौजूद है उस पे। भाई आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है भाई। आप जाके आप उस पे आराम से जो है ना यूट्यूब चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं यार। अच्छा एमसीक्यूज पे हम जा रहे हैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं एमसीक्यू की फाइल खोल रहा हूँ यहाँ पर। सही है। उसमें ज़्यादा आसानी होगी, मैं बता दूंगा कि कौन सा एमसीक्यू कोर्स का हिस्सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि पिछले सालों के एमसीक्यूज हमने जो कंपाइल किए हुए थे वही हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूंगा। 2 मिनट बस दीजिएगा। अच्छा सब लोगों को एमसीक्यूज की स्क्रीन दिख रही है? चार, पाँच, छः, सात, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात करें तो ये जो पहला एमसीक्यू है ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, ये एमसीक्यू प्रीलियम, इस प्रीलियम के तो नहीं है, जब ये प्रीलियम है ये दूसरे हैं, पिछले साल के हैं, इसलिए इस पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो बेटा, हाँ चैप्टर 1 के हैं। चैप्टर 1 का भी कुछ पार्ट आ रहा है, सिर्फ पूरा पार्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए पूरा एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आ जाए, दी इक्वेशन 2x² इज इक्वल टू माइनस का 5y। बेटा देखो, अगर इक्वेशन में x पे भी और y भी मौजूद है और दोनों पे स्क्वायर है, x और y दोनों पे अगर स्क्वायर है इक्वेशन में, तो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इक्वेशन में खाली x के ऊपर स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर है, ये खाली x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर नहीं है, तो खाली x पे जब स्क्वायर है तो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। सही है। अगर इक्वेशन में y पे खाली स्क्वायर है, x पे स्क्वायर नहीं है, तब भी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। तो x या y दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर है तो इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। अगर x और y पे स्क्वायर है और
अगर इक्वेशन में एक्स और वाई पे स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे वाले जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, या आपके पास 2x² प्लस वाई 2y² इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वेशंस में क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में क्या बात कॉमन है, इन दोनों इक्वेशंस में ये कॉमन है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, दोनों सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या कहेंगे, इसको सर्कल कहेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी 2x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एलिप्स को। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए, चाहे कोफिशिएंट सेम हो या ना हो, बीच में माइनस आ जाए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को। बात समझ आ रही है? दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, अगर एक्स और वाई पे स्क्वायर है और उनके कोफिशिएंट सेम है तो हम सर्कल कहते हैं उसे। अगर खाली एक्स पे स्क्वायर है या खाली वाई पे स्क्वायर है तो हम उसको पैराबोला कहते हैं। अगर एक्स पे भी स्क्वायर है वाई पे भी स्क्वायर है, उनके आगे वाले नंबर सेम नहीं है, तो एलिप्स कहते हैं। और अगर एक्स पे भी स्क्वायर है वाई पे भी स्क्वायर है लेकिन बीच में माइनस आ जाए तो हम उसे हाइपरबोला कहते हैं। तो यहां पर अगर आऊं मैं तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये पैराबोला है। समझ आ रही है बात? दो मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं। बेटा हाइपरबोला के अंदर कोफिशिएंट सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बीच में अगर माइनस आ रहा है तो आपके पास हाइपरबोला है, बीच में अगर माइनस आ रहा है तो कोफिशिएंट कुछ भी हो चलेगा। आ रही है बात समझ में?
मैं इसे मार्क भी करता जा रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह आपको ये फिर मैं भेज भी दूंगा। बेटा पैराबोला के बारे में मैंने कहा कि अगर एक्स पे स्क्वायर है खाली या वाई पे स्क्वायर है खाली, तो हम ऐसी इक्वेशन को पैराबोला कहते हैं। सही है। अब एक्सपोनेंशियल मतलब ये आ गया अब लिमिट का सवाल। लिमिट का ये जो सवाल है बेसिकली इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद कर लो बच्चों। लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर बी एक्स बराबर है ई की पावर ए बी के। मतलब बेटा क्या मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है सब लोगों के लिए, और हम कह रहे नहीं है? मतलब बेटा सवाल है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर बराबर है एम एन एक्स की। बेटा एक बात याद कर लो कि आपके पास ये जो ए है ये आपके पास क्या है, 1 है, और ये जो बी है ये एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है बी आपके पास है एम एन। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ई की पावर ए बी, ए की जगह 1 है बेटा, बी की जगह एम एन है, तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा ई की पावर एम एन। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ई की पावर एम एन, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलेंगे बेटा। अच्छा मीटिंग अगर ऑफ हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लिएगा बराए मेहरबानी। अगला एमसीक्यू है बेटा जिसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ये याद कर लो ये सेंट्रोइड है। मीडियंस की कॉन्करेंसी को सेंट्रोइड कहते हैं, ये याद करने का एमसीक्यू है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है, पी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन जो कि 0,0 है। एक को आपने बेटा x1 y1 कह दिया, दूसरे को आपने x2 y2 कह दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, आगे चलेंगे बेटा। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है इस एमसीक्यू में, इसमें कहा जा रहा है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद कर लो कि x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात?
देखो एमसीक्यूज जितने भी होते हैं वो सारे सवालात से ही बनते हैं, सवालात को उठाया जाता है, उन्हीं से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहे हैं दी सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन दे दी है और इसका सेंटर चाहिए। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 7.1, तो उसके अंदर हम सर्कल का सेंटर कैसे निकालते थे जब इक्वेशन पता हो? तो बहुत आसान काम है, जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसको कंपेयर कराएंगे हम किससे? सर्कल की जर्नल इक्वेशन से। सही है। अब जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो बेटा 2g जो है वो 2g जो है वो 6 के बराबर होगा, और ये जो 2f है ये बराबर होगा -10 के। तो हमारे पास g आ जाएगा 3, f आ जाएगा -5। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो जी एफ की वैल्यू आती है उसकी साइन चेंज कर दें, तो -3, 5 इसका आंसर होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा बेटा, मैं बताता हूँ आपको भी कैसे करना है। ठीक है आसान बेटा, कर देंगे साइन, कोई मसला नहीं है। अच्छा मीटिंग ऑफ हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करिएगा। अच्छा अगला सवाल है, सर्कल दिस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। जी सेम लिंक से, ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। कौन सा सर्कल ओरिजिन से पास करता है? जिसमें कांस्टेंट नहीं होता। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट ना हो उसको हम कहते हैं कि वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट है 7, यहाँ पर कांस्टेंट है 11, यहाँ पे कांस्टेंट है 19। कांस्टेंट वही होता है ना जिसका कोई वेरिएबल ना हो। तो कांस्टेंट ये आपको पता चल रहा है, ये रहा। इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी कोई कांस्टेंट नहीं है। x² y² प्लस 8x प्लस 11y इज इक्वल टू 0। कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल से मतलब सेंटर से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। अगला सवाल है, जो बहुत प्यारी बात कह रहे हैं tan इनवर्स 2x बराबर है f ऑफ x के। इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। बेटा अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। तो जो x है वहां पर बेटा 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 4x²। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस 4x²। 2/1 प्लस 4x²। ठीक है। इस सवाल की बात करें, इसको डिफरेंशिएट करना है, लिखा हुआ है ln 1 प्लस x² की पावर 3। बेटा ln की प्रॉपर्टी है कि ln के साथ अगर कोई भी पावर लिखी हुई है होल पावर तो वो आगे आ जाएगी। तो 3 आगे आ गया, ये आ गया ln 1 प्लस x²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा 3 इंटू ln के साथ जो भी वैल्यू 1 के नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस x²
मल्टीप्लाई बाय दी, क्योंकि ln के साथ जो भी वैल्यू होती है डिफरेंशिएट होने पे उसको 1 के नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास 3/1 + x² और 2x 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x/1 + x²। तो 6x/1 + x² हमारे पास इस वैल्यू का रिजल्ट होगा। ठीक है बेटा, किसी वक्त मीटिंग ऑफ होने वाली है, उसके बाद आप इसको ज्वाइन करें दोबारा।